बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रानी अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। आज रानी का 18वां जन्मदिन था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रानी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि रानी का 18वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रानी को हमेशा लहंगे पहनने का बहुत शौक था, इसलिए रानी के माता पिता उसके लिए गोल्डन लहंगा लेकर आते हैं और उसे उसके जन्मदिन का गिफ्ट देते हैं। रानी बेटा, यह देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, गोल्डन लहंगा। तुम्हें हमेशा से ही लहंगे पहनने का बहुत शौक था ना, इसलिए तुम्हारे पिताजी और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें गोल्डन लहंगा दिया जाए। बताओ रानी बेटा, कैसा लग रहा है? माँ, आप मेरे लिए कभी कोई चीज लेकर आए मुझे अच्छी न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये गोल्डन लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप दोनों दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो। आपको मेरी हर छोटी छोटी चीजों का कितना ख्याल रहता है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। रानी बेटा, तुम्हारे जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारा केक नहीं आया। अरे रानी की माँ, क्या वह केक समय पर डिलीवर कर देंगे या हमें वहाँ जाकर अपनी बिटिया का केक लेकर आना चाहिए? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बिटिया का केक लेने तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। ऐसा कहकर रानी के माता पिता रानी के जन्मदिन का केक लेने चले जाते हैं। रानी अपने माता पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक रानी की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। रानी के माता पिता उसके लिए केक लेकर आ रहे थे। अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रानी के पिता की तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन रानी की माँ की कुछ सांसें चल रही थी। जब रानी को अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो रानी भागकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर रानी को पता चलता है उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ की कुछ सांसें चल रही हैं। माँ, पिताजी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना। आप दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगी? माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। आप देखना, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रानी बेटा, मेरे भैया सुमित के घर चली जाना, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। बेटा, होली को कौन रोक सकता है, अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही रानी की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। रानी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। एक ही पल में दोनों माता पिता को उसने खो दिया। रानी बहुत रोती है और उसके बाद अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। रानी अंतिम संस्कार करने के बाद अपने मामा के घर चली जाती है और वहाँ जाकर उन्हें सब बता देती है। तभी रानी के मामा कहते हैं, रानी बेटा, उर्मिला और केशव के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम उनके अंतिम संस्कार में आना चाहते थे, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए हम आ नहीं सके। रानी बेटा, अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम आराम से रहो। हाँ हाँ, आराम से रहो। पैसे तो पेड़ पर लग रहे हैं ना। घर में एक जवान बेटी पहले ही है, अभी उसके भी हाथ पीले करने हैं, और एक जवान लड़की घर में आ चुकी है। अब इसका खर्चा पानी भी हमें ही उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर कमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद कमला रानी के पास आती है और उससे कहती है, देख मनहूस लड़की, मैंने सुमित की वजह से तुझे कुछ नहीं कहा, अपने घर में रहने की परमिशन दी, लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं कि मैं तुझे मुफ्त में यहाँ रहने दूंगी। तुझे घर का सारा काम करना होगा, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने और पूरी किचन को भी तू ही संभालेगी। मेरी बात अच्छी तरह से समझ रही है ना? मामी जी, माँ ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करती थी और मुझे मॉडल बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैं एक्टिंग किया करती थी। इसके अलावा तो मुझे कुछ और नहीं आता। मामी जी, इतना सारा घर का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। आता है या नहीं आता मुझे कुछ नहीं पता, घर का काम तो तुझे ही करना होगा, तभी तो इस घर में रह पाएगी। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी को घर का कोई काम नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह बहुत मुश्किल से झाड़ू पोंछा करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है और उसके बाद जला भुना खाना भी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जला हुआ खाना देखकर
कमला की बेटी सुनैना कहती है, मम्मी सारा खाना जला हुआ है। मैंने आपसे पहले ही मना किया था इस नौकरानी से खाना मत बनवाना, लेकिन फिर भी आपने इससे खाना बनवाया। सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में खा लूंगी। ऐसा कहकर सुनैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी कमला उठती है और रानी के एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मनहूस तूने जानबूझकर जला हुआ खाना बनाया था ना कि मेरी बेटी भूखी रह जाए। अब तुझे 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। घर का सारा काम करेगी भूखी रहकर, तब तुझे पता चलेगा। और जितनी जल्दी हो सके खाना बनाना सीख जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी के ऊपर उसके माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत अत्याचार हो रहा था। कहाँ रानी अपने माता पिता के साथ एक शहजादी वाली जिंदगी जी रही थी और कहाँ आज उसके साथ एक नौकरानी से भी बुरा बर्ताव हो रहा था। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। रानी भूखे पेट पूरे घर का काम करती है और उसके बाद अपनी मामी के पास जाती है और कहती है, मामी जी आज 3 दिन हो गए, आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए और मैं पहले से बेहतर खाना बनाने लगी हूँ। धीरे धीरे और अच्छा बनाने लगूंगी। ठीक है, मैंने तेरी प्लेट निकाल कर रख दी, किचन से जाकर ले ले। रानी खुशी खुशी अपना खाना लेने जाती है कि 3 दिन बाद उसे कुछ खाने के लिए तो मिलेगा। लेकिन वहाँ जाकर रानी देखती है तो सूखी हुई एक रोटी चटनी के साथ रखी होती है, जिसे देखकर रानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रानी बहुत मुश्किल से उस सूखी रोटी को खाती है और उसके बाद अपनी माँ की फोटो देखकर बहुत रोती है। माँ पिताजी, जब आप दोनों जिंदा थे तो मैं कितनी खुश थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। लेकिन आज तो मुझे रोटी तक नसीब नहीं हो रही। 3 दिन बाद मिली, वो भी सूखी हुई रोटी। मेरी कितनी बुरी किस्मत है। माता पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कितना अच्छा होता अगर आप लोग मेरे साथ होते, या फिर उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ होती और मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती। कम से कम मुझे मामी के अत्याचार से तो छुटकारा मिल जाता। ऐसा कहकर रानी जोर जोर से रो रही थी। तभी उसकी माँ की फोटो से आवाज आती है, रानी बेटा इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारी तड़पन नहीं देखी जा रही। रानी बेटा, तुम्हें याद है तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक गोल्डन लहंगा दिया था। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, वो जादुई गोल्डन लहंगा है। मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था मैं तुम्हें 18वें जन्मदिन पर दूं, और मैंने तुम्हें दिया। लेकिन बेटा अब तुम्हें उसकी जरूरत है। हाँ माँ, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आप लोगों का आखिरी गिफ्ट आखिर वही तो था। माँ, जादुई गोल्डन लहंगे से क्या होगा? रानी बेटा, जादुई गोल्डन लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। सभी काम जादुई गोल्डन लहंगा कर देगा। अब तुम कमला और सुनैना के अत्याचार से बच सकती हो। रानी बेटा, तुम्हें जादुई गोल्डन लहंगे से अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी मिलेंगी। मेरी बच्ची के सभी कपड़े कितने फटे पुराने और गंदे हो चुके हैं। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सब दुख परेशानी को दूर कर दिया। अब मैं जादुई गोल्डन लहंगे से अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान मांगूंगी। 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, आज खाने के लिए मिली वो भी सूखी रोटी। रानी तुरंत अलमारी से अपनी माँ का जादुई गोल्डन लहंगा निकालती है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद जादुई गोल्डन लहंगे से अपने लिए स्वादिष्ट खाना मांगती है। तभी रानी के सामने स्वादिष्ट खाना आ जाता है। रानी 3 दिन बाद पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद उसकी मामी ने उसे जो भी काम दिया था रानी जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से सभी काम कर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी की कॉलेज की फ्रेंड आती है, आरती। रानी, तुम्हारा मॉडल बनने का सपना पूरा हो गया। तुमने हमारे कॉलेज में जो मॉडलिंग ऑडिशन हुए थे उसमें ऑडिशन दिया था ना, उसमें तुम सिलेक्ट हो चुकी हो। कल ही तुम्हें मुंबई जाना है, अपनी पैकिंग कर लो। अब देखना, तुम्हें बड़ी मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू सच कह रही है आरती, सच में तूने मुझे बहुत बड़ी खबर आकर सुनाई। अब मैं मामी जी से बात करके कल ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगी। मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा।
अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना खुश होते। चल ठीक है यार, अपना ख्याल रखना, मॉडल बनकर अपने फ्रेंड्स को भूल मत जाना। ऐसा कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना भी मॉडल बनना चाहती थी। जब इस बात की खबर सुनैना को लगती है कि रानी का सिलेक्शन हो गया है तो वह आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपको पता है उस नौकरानी का मॉडलिंग में सिलेक्शन हो गया है। मम्मी मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरा तो कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं मॉडल नहीं बन सकती तो वो नौकरानी भी मॉडल नहीं बनेगी। आप मेरी बात समझ रही हो ना? सुनैना बेटा, अगर हम उस करमचली का चेहरा ही खराब कर दे, उसके सभी बाल काट दे तो कैसा रहेगा? फिर उसे कौन अपनी मॉडल बनाएगा? हैं? हम उसे बदसूरत कर देंगे और उसके बाद मनहूस किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। हमारे घर में नौकरानी की तरह बस काम ही काम करती रहेगी। ऐसा कहकर कमला और सुनैना रानी को बदसूरत करने का प्लान बना लेती हैं ताकि वह मॉडल ना बन सके। कुछ समय बाद जब रानी अपनी मामी से परमिशन लेने के लिए आती है, पहले तो कमला रानी के थप्पड़ मारती है और उसके बाद सुनैना कैंची लाकर उसके सभी बाल काटने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ जादुई गोल्डन लहंगा आ जाता है और दोनों माँ बेटी के हाथों में आग लगा देता है। दोनों को बहुत जलन होती है, दोनों बहुत चिल्लाती हैं। मनहूस खड़ी खड़ी देख रही है, ये नहीं कि हम दोनों माँ बेटी की आग बुझा दे। जल्दी, हमें बहुत जलन हो रही है, हमारी आग बुझा वरना हम इस आग में जलकर मर जाएंगे। कमला और सुनैना, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो। तुम बेचारी को बदसूरत करके उसे मॉडल बनने से रोकना चाहती थी। तुमने उसके साथ अब तक जो किया वो कम था क्या, जो तुम अब उसे बदसूरत करने जा रही थी? अब तुम दोनों माँ बेटी इसी आग में जलकर मर जाओगी और रानी मुंबई जाकर एक बड़ी मॉडल बन जाएगी। जादुई गोल्डन लहंगे, तुम मामी और सुनैना दीदी की आग बुझा दो। मैंने इन्हें माफ किया, इन्होंने आज तक मेरे साथ जो भी कुछ किया। अगर हम भी इनके जैसे हो जाएंगे, इनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इनकी मृत्यु हो जाए। रानी की बातें सुनकर कमला और सुनैना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। दोनों रानी से माफी मांगती हैं। तभी जादुई गोल्डन लहंगा भी दोनों की आग बुझा देता है। रानी दोनों को माफ कर देती है और उसके बाद जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से मुंबई चली जाती है। वहां जाकर रानी मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद एक बड़ी मॉडल बन जाती है। आज रानी जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से एक बड़ी मॉडल बन जाती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना अपने माता पिता और बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए सपना के माता पिता दोनों ही एक घर में काम किया करते थे। सुमित्रा झाड़ू पोछे का काम और किशोर दास बाग बगीचे संभालता था और दोनों मिलकर जो भी पैसे कमाते थे उससे अपने घर का गुजर बसर करते थे। सपना दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसका रंग सांवला था जिसकी वजह से सब उसके रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर बहुत हंसते थे। सपना अपने माता पिता से महंगी महंगी क्रीम साबुन मंगवाना चाहती थी जिन्हें लगाकर उसका रंग थोड़ा साफ हो जाए, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह क्रीम या साबुन मंगवा सके। इस वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन आस पड़ोस की सभी लड़कियां पास के बगीचे में खेल रही थी। तभी सपना उनके पास जाती है और उनसे कहती है, निधि, सोमिया, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? मैं भी खेलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ खिला लो। चल चल दूर हट, काली कलूटी बदसूरत बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की। हम तेरे काले साए से भी दूर रहना चाहते हैं और तू चाहती है कि हम तुझे अपने साथ खिलाएं। चल चल दूर हट। देखो तो सौम्या, इस काली कलूटी की कितनी हिम्मत हो रही है, हमारे साथ खेलने के लिए कह रही है। शक्ल सूरत देखी नहीं और आगे हमारे साथ खेलने के लिए, बंदरिया। निधि, मैं तो कहती हूँ यहाँ से दूर चलते हैं, वरना इसकी तरह हम भी काले हो जाएंगे। हम भी इसकी तरह बस सूरज जैसे दिखने लगेंगे। हम इसकी तरह नहीं दिखना चाहते, वरना इसकी तरह हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, हमारे साथ खेलेगा नहीं। जैसे इस काली कलूटी के साथ कोई नहीं खेलता, कोई इसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। चल यहाँ से दूर चलते हैं।
ऐसा कहकर निधि और सौम्या उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। बेचारी सपना को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह रोते हुए घर आ जाती है। तभी सपना की दादी सपना से कहती हैं, अरे सपना रानी मेरी प्यारी बिटिया, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? जब से बाहर से आई हो टप 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 आंसू बहा ही जा रही हो। इतना क्यों रोती हो बेटा? चलो बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो? दादी आपको पता है मैं सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब मुझसे दूर दूर भागते हैं, कहते हैं देखो वो आगे काली बंदरिया, चलो चलो दूर हट जाओ, वरना इसके काले साए से हम भी इसकी तरह बदसूरत हो जाएंगे। इस तरह से कहकर सब मुझसे दूर हो जाते हैं, कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता। दादी काला होने के पाप है, ऊपर वाले ने मुझे जैसा बना दिया मैं उसी में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश रहने क्यों नहीं देते? मुझे हर पल ये एहसास कराते हैं कि तू काली है, बदसूरत है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। दादी अगर हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो मैं महंगी महंगी अच्छी अच्छी क्रीम लगाती और उन्हें लगाकर गोरी हो जाती, फिर सब मुझसे दोस्ती करते। इस तरह से मुझे मेरे रंग रूप की वजह से दुत्कारते नहीं। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुमसे किसने कह दिया कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। और मैं देखती हूँ कैसे तुम रोज शाम को अपने खाने में से बचाकर खाना बाहर के भूखे कुत्तों को खिलाती हो। बेटा रंग रूप से इंसान सुंदर नहीं होता, अपने दिल से सुंदर होता है। बेटा तुम लोगों की बात का बुरा मत माना करो, उनका तो काम है कहना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो और खुश रहना सीखो बेटा। अपनी दादी की बातें सुनकर सपना को सुकून मिलता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन हमेशा की तरह सपना के माता पिता काम करके घर वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर सपना और दादी को लगती है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी दादी यह क्या हो गया? माँ पिताजी हमें इस तरह से अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। दादी यह क्या हो गया? अरे हाँ बिटिया, किशोर और सुमित्रा की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है, लेकिन बेटा अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? वही तो थे दोनों कमाने वाले, अब वही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाहर जाकर काम कर सकूं। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारा पालन पोषण कैसे होगा बिटिया, कैसे? दादी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं काम करूँगी। जहाँ पर माँ पिताजी काम करते थे उन्हीं से जाकर काम मांगूंगी, वह मुझे अपने यहाँ पर काम पर जरूर रख लेंगी। मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती तो इतना तो काम कर ही लूंगी कि हम दोनों दो समय का नहीं एक समय का तो खाना खा ही लें। ऐसा कहकर सपना जहाँ पर सपना के माता पिता काम करते थे वहाँ चली जाती हैं। वहाँ की मालकिन सुजाता सपना को घर की सफाई के लिए रख लेती हैं। अब सपना सुजाता के यहाँ पर साफ सफाई का काम करने लगती है। कुछ समय बाद सुजाता की बेटी तारा कॉलेज से वापस आती है और वह सपना को अपने यहाँ काम करते हुए देखकर आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ पर आइए, यह काली कलूटी पर सूरज जैसी दिखने वाली लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? क्या आप जानते नहीं मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है और आपने इतनी काली कलूटी पर सूरज दिखने वाली लड़की को घर पे काम पर रख लिया। जब तक मैं इस घर में रहूंगी मुझे इस काली कलूटी की शक्ल देखनी पड़ेगी। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? आप तो अच्छी तरह से जानती है कि मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरी प्यारी बच्ची,
मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पर तुम्हें काले लोग नजर आते हैं तुम वह रास्ता ही बदल देती हो। लेकिन बेटा, बेचारी अनाथ है। ये तुम्हारे किशोर काका और सुमित्रा काकी की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है कि एक सड़क दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में बूढ़ी दादी है, इसलिए मैंने तरस खाकर बेचारी को काम दे दिया। बेटा, मुसीबत में दूसरों के काम आना चाहिए। तारा बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। सपना को यह सब बातें सुनकर बहुत दुख होता है। तारा अपने रूम में जाकर अपने दोस्त से बात करती है। अरे यार पूछ मत, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तुझे पता है मम्मी ने एक काली कलूटी बदसूरत दिखने वाली नौकरानी को घर में रख लिया है, जिसे देखकर मेरा पारा हाई हो गया। और तू तो मम्मी को जानती ही है, उन्हें तो समाज सेवा करने की आदत है। अब समझ में नहीं आ रहा कि उस काली कलूटी को अपने घर से कैसे निकालूं। अरे यार सिंपल है, तू भी छोटी सी बात को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है। तुझे उस काली कलूटी को अपने घर से ही तो निकालना है, और तू ही तो बता रही है परेशान है, गरीब है, तो बस इसी बात का फायदा उठा। देख, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे, यह सबसे सिंपल है। तारा अपनी दोस्त की बात समझ जाती है और वह चुपके से अपनी माँ के रूम में जाती है और उनका कीमती हार निकालकर सपना के पर्स में रख देती है और तैयार होकर अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, मम्मी मम्मी चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, अभी मेरी दोस्त का फोन आया था, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हमें वहाँ पर जाना है। और हाँ मम्मी, आप अपना वह सुंदर नेकलेस पहनना, वह आप पर बहुत ज्यादा जचता है, ठीक है? जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। सुजाता तैयार होने के लिए चली जाती है और तैयार होकर अपना नेकलेस अलमारी से लेने जाती है तो उसे नेकलेस नहीं मिलता। तभी सुजाता कहती है, अरे तारा बेटा, मैंने सब जगह अपना नेकलेस ढूंढ लिया है लेकिन मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि वह नेकलेस कितना ज्यादा कीमती है। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो वह कितना ज्यादा नाराज होंगे कि मैंने इतना कीमती नेकलेस गुमा दिया। मम्मी, आज से पहले हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई, यही काली कलूटी हमारे घर में पहली बार आई है। जरूर इसने ही आपका नेकलेस चुराया होगा, क्योंकि गरीब है ना, इतना कीमती नेकलेस देखकर पैसों का लालच आ गया होगा और चुरा लिया होगा। अभी मैं इसका पर्स देखती हूँ। तारा मैम साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ, मैंने नेकलेस नहीं चुराया। आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम मत लगाइए, चाहे तो आप मेरा पर्स चेक कर लो। बेचारी मासूम, सपना को कहाँ पता था कि यह तो सब कुछ तारा का ही करा धरा है। उसने ही उसके पर्स में पहले ही नेकलेस रख दिया है। सपना जैसे ही पर्स दिखाती है तो नेकलेस उसके अंदर ही निकलता है। तभी तारा अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। ये देखिए, इस काले कलूटे गरीब के कारनामे, एक दिन हुआ नहीं काम करते हुए और इतना कीमती हार चुरा लिया। अगर आज हम पार्टी में नहीं जाते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारा नेकलेस किसने चुराया है। अभी कहती हूँ मम्मी, इस काली कलूटी को धक्के मारकर घर से निकाल दीजिए, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। सुजाता अपनी बेटी की बातों में आ जाती है और बेचारी सपना को दोनों माँ बेटी घर से निकाल देती हैं। सपना समझ जाती है कि तारा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकलवाया है। सपना रोते हुए बाहर आ जाती है लेकिन वह घर नहीं जाती, जंगल में एक नदी किनारे बैठ जाती है और वहाँ बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी सपना देखती है कि नदी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी है जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। सपना तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है, उसे होश में लेकर आती है और उसके घर में जो भी कुछ रखा होता है वह बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिला देती है और उसकी बहुत सेवा करती है। तभी वह बूढ़ी औरत सपना से कहती है, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा की। बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो, क्या कोई परेशानी है? उस बूढ़ी औरत की इतना कहते ही सपना उसे अपनी सारी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत दुख होता है। तभी वह बूढ़ी औरत सपना से कहती है,
बेटा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। इस जंगल में जादुई सोने और चांदी के 2 गाउन हैं। वह ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर तुम वहाँ जाओगी तो जादुई सोने और चांदी के गाउन तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जाओ बेटा, वहाँ चली जाओ। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वह तुरंत जंगल में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जादुई सोने और चांदी के 2 गाउन थे। तभी वहां जाकर सपना उनसे कहती है, जादुई सोने और चांदी के गाउन, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे यहाँ पर एक अम्मा ने भेजा है, कृपया करके मेरी मदद करो। सपना, मैं जादुई सोने का गाउन हूँ। अगर तुम मुझे पहन लेती हो तो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी और तुम्हारे सामने सोना, हीरे, पैसा ही पैसा आ जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जादुई सोने के गाउन का जादू पाने के लिए तुम्हें मुझे 2 हिरण लाने होंगे, जिनका खून पीकर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सपना, मेरी भी शक्तियाँ दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, लेकिन मैं इस जादुई सोने के गाउन की तरह नहीं हूँ। मैं किसी की बलि नहीं मांगूंगा। मेरी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पहनने के बाद तुम एक ऐसे गांव में पहुँच जाओगी जहाँ पर बहुत लोग बीमार हैं। वहाँ जाकर तुम्हें उन सभी लोगों की सेवा करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी और इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बीमार लोगों की सेवा करना चाहती हो या फिर सुंदर और धन दौलत पाने के लिए 2 हिरण की बलि चढ़ाना चाहती हो। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी सुंदरता और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी की जान लूं। मैं किसी की बलि नहीं चढ़ाने वाली, बल्कि जादुई चांदी के गाउन को पहनकर अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो मैं यह पुण्य का काम जरूर करूँगी। जादुई चांदी के गाउन, मैं आपकी मदद करूँगी और आपकी मदद से उन सभी गांव वालों की जो बीमार है, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूँगी, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। ऐसा कहकर सपना जैसे ही जादुई चांदी का गाउन पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह, और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है, जिसे देखकर सपना चौंक जाती है। तभी जादुई चांदी के गाउन से आवाज आती है, सपना, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी और पैसों से भी ज्यादा तुम्हें सुंदरता की भी कितनी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने सुंदरता और पैसों के लालच में आकर किसी की बलि नहीं चढ़ाई। तुमने दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा इसलिए ही ले रहे थे कि तुम कैसी हो। अब तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। अगर तुम जादुई सोने का गाउन चुनती तो तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। जादुई चांदी के गाउन की बातें सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सपना वह सारी धन दौलत लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी दादी को यह सब बताती है, जिसे सुनकर दादी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। सपना और उसकी दादी बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं। इस तरह से सपना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादुई चांदी का गाउन मिला, जिसकी मदद से उसे सुंदरता भी मिल गई और धन दौलत भी, जिसकी वजह से वह अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी जीवन